नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। और उनके पास जाने से पहले आपको बता दें कि बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग के बीच अचानक सीएम नीतीश कुमार अपने केंद्रीय मंत्री लल्लन के घर पहुंचे हैं। क्या 14 को कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? ये सामने मेरे आपके पीछे एक तस्वीर दिख रही है, ये पोलिंग बूथ की है बिहार की, जहां महिलाएं कतारबद्ध खड़ी हुई हैं वोट डालने की प्रतीक्षा में। सीधा आपको ले चलता हूं कि अब तक क्या वोटिंग का आंकड़े हैं। 1 बजे तक दूसरे चरण के जो वोट पड़े, मैं जिले वाइज आपको बता देता हूं कि पश्चिमी चंपारण 48.91 यानी 49%, पूर्वी चंपारण 48.01% यानी 48%, शिवहर 48.23%, सीतामढ़ी 45.28%, मधुबनी 43.39%, सुपौल 48.22, अररिया 46.87% और किशनगंज 52% यानी 51.86%, पूर्णिया 50% यानी 49.63%, कटिहार 48.50, भागलपुर 45.09, बांका 50%, कैमूर भभुआ जो यूपी के बॉर्डर पर 50%, रोहतास 45%, अरवल 47%, जहानाबाद 46, औरंगाबाद 50, गया 51, नवादा 43.5, जमुई 51, टोटल 47.62% यानी 48% के आसपास मतदान हो चुका है 1 बजे तक। 1 बजे के बाद अभी 6 बजे तक चुनाव में वोट डाले जाएंगे, यानी 5 घंटे बाकी है। अब अगर 48% का आधा भी इन 5 घंटों में पड़ता है तो ये 72% मतदान तक जाने के आंकड़े आइडिया के अंदाजिया एक हो सकते हैं। बड़े बम्पर मतदान के बाद पटना से दिल्ली तक फोन घनघना रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, किसकी गद्दी जाएगी, किसकी बचेगी, उठा पटक जारी है। अब मेल मिलाप के दौर शुरू हो चुके हैं और ऐसे में ये बड़ी खबर आपके समक्ष स्क्रीन पर कि नीतीश कुमार लल्लन बाबू के घर पहुंचे। संतोष पाठक जी, स्वागत और अभिनंदन। और सीधे खबर पर, क्या खबर है बड़ी बिहार से? बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और इस खबर को समझना है, आप ये देखिए, जैसे शिव जी ने आपको बताया कि 1 बजे तक 47.62% मतदान, अगर इसी रफ्तार से जारी रहा मतदान तो 75% क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी बहुत कमी बेसी भी होगी, क्योंकि दोपहर में हो सकता है मतदान की रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाए, तो भी ये 70% तक पहुंचने की बात कही जा रही है। अब तो भारी मतदान, बम्पर मतदान, इन जैसे शब्द जो है वो भी एक तरह से कम पड़ते जा रहे हैं। बिहार के मतदाताओं ने कमाल कर दिया। 6 नवंबर को प्रथम चरण के तहत 65.08% मतदान, यानी बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा मतदान, और आज वो रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस मतदान के बीच में 2-3 खबर आई जो चौंकाने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान चले जाना, भूटान जाकर उनको दिल्ली के ब्लास्ट की याद आना, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अचानक अपने मुख्यमंत्री आवास एक अने मार्ग से निकलना, चारों तरफ हलचल बढ़ जाना कि मुख्यमंत्री आखिर जाना कहाँ चाहते हैं, मुख्यमंत्री करना क्या चाहते हैं। और अचानक मुख्यमंत्री पहुंच गए अपनी ही पार्टी के कोटे से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के यहाँ। वहां उनके साथ विजय चौधरी थे, अशोक चौधरी थे। वहां बंद कमरे में, शिव जी, मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि बंद कमरे में नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह के साथ 15 से 20 मिनट तक मुलाकात की। और उस मुलाकात के बाद वो अपने आवास पर नहीं पहुंचे, मुख्यमंत्री निवास पर नहीं पहुंचे। उस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार सीधे पहुंच गए जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय, और वहां जो नेता मौजूद थे, वहां जो कार्यकर्ता मौजूद थे, उनके साथ उन्होंने एक तरह से बातचीत की। अब इन तमाम खबरों को आप जोड़िए, बिहार में मतदान जारी हो जाता है, मतदान शुरू हो जाता है, पीएम भूटान चले जाते हैं देशवासियों को शोक की घड़ी में छोड़कर, और अचानक जो फीडबैक उनके पास पहुंचता है
कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जोरदार मतदान हो रहा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनको ये समझ में आने लगा कि जो भी लाल किले में हुआ इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो भूटान की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान जारी करवाया जाता है। लेकिन इस बयान जारी करने के बावजूद मामला सुलझता हुआ, सलटता हुआ नजर नहीं आता और फिर नीतीश कुमार के लल्लन सिंह के घर पहुंचने की खबर। एक बात और बता दूं, लल्लन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, लल्लन सिंह नीतीश कुमार के करीबी रह चुके हैं। लल्लन सिंह नीतीश कुमार के करीबी होने के कारण ही जनता दल यूनाइटेड के कोटे से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री है। लेकिन इस बीच कई तरह की बातें निकलकर सामने आई कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। नीतीश के मुख्यमंत्री चुने जाने को लेकर उन्होंने अमित शाह के तौर तरीकों और अमित शाह के बयान का समर्थन किया। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार के करीबी अनंत सिंह हत्या के मामले में जैसे ही जेल जाते हैं, वहां पर अनंत सिंह को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार जो दे देते हैं, वो लल्लन सिंह को दे देते हैं। और जेल के अंदर ही मौजूद रहकर, जेल के अंदर बंद रहकर भी लल्लन सिंह 14 नवंबर को जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। उनके नाम से निमंत्रण पत्र, न्योते का पत्र बांटा जा रहा है, लोगों तक भिजवाया जा रहा है। और एक माल रोड स्थित जो उनका सरकारी आवास है अनंत सिंह का, वहां पर कल ही ये जश्न मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली थी, नरेंद्र मोदी की रैली, नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम, नरेंद्र मोदी के मंच और नरेंद्र मोदी के पटना वाले रोड शो तक से जिस तरह से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली थी और वो अकेले ही जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के समर्थन में धुआंधार प्रचार अभियान करते नजर आ रहे थे। कई हजार किलोमीटर उन्होंने सड़क से तय किया। जिस दिन मौसम बिगड़ने के कारण, लगातार बारिश के कारण तमाम नेता जो है वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। 250 किलोमीटर बाई रोड नीतीश कुमार गए, अकेले वो जनता दल यूनाइटेड के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। अब जो बिहार में जिस तरह का चुनावी एक नतीजा आने की बात कही जा रही है, उससे नीतीश कुमार उत्साहित है। और लल्लन सिंह के घर जाने का मतलब जो लबुल हुआ वही निकलकर सामने आ रहा है कि सीधे सीधे वो बता रहे हैं कि आपको ये तय करना होगा कि आप किसके साथ हैं, क्योंकि 14 नवंबर के बाद एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। और अगर उस लड़ाई में हम कोई बड़ा फैसला करते हैं, तो क्या आप जनता दल यूनाइटेड के नेता होने के कारण उस बड़े फैसले का साथ देने के लिए तैयार है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को एकजुट करने के मिशन में जुट गए हैं। और नीतीश कुमार का इस तरह से अचानक सक्रिय होना ये साफ साफ संकेत दे रहा है, ये साफ साफ दर्शा रहा है कि बिहार में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। और ये बड़ा क्या होगा, यही अपने आप में अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। शिव जी, नहीं, बात तो बिल्कुल ठीक है। सस्पेंस तो निश्चित बना हुआ है और बना रहेगा, क्योंकि बातें सब सामने आ जाती हैं, छुपती नहीं है। बिहार में आज कई तरीके की खबरें अभी सामने आ रही हैं, मैं लगातार देख रहा हूं। असेंबली का इलेक्शन है, फेज 1 में 121 सीटें थी। इसमें एनडीए सिर्फ, जो मेरे पास एक जगह से आंकड़े आ रहे हैं, बड़े हैरान कर देने वाले हैं और मैं उन पर भी जिक्र करूंगा वोट पड़ जाए उसके बाद। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक जो बिहार से ये दमदार खबर नहीं मिल रही है कि एनडीए का कोई व्यक्ति ये कह रहा हो कि सब कुछ एक तरफा है। आपने संतोष जी देखा होगा, ट्विटर से लेके फेसबुक तक और सब जगह कोई एनडीए का बड़ा नेता ये नहीं कह रहा है कि एक तरफा है। अब कोई नहीं कह रहा, जैसे पहले चरण में कुछ देर कहा और कुछ देर के बाद फिर हवा हवाई हो गई, लेकिन आज कोई नहीं कह रहा। नीतीश लल्लन के घर जाते हैं, अमित शाह दिल्ली में उलझे पड़े हैं, बैठे होते तो कुछ घड़ी, कुछ फोन घनघना रहे होते, कुछ फोनों पर चर्चा हो रही होती। कहते हैं कि सर का मुड़ाना हुआ और ओले पड़ने लगे। कई बड़ी चर्चा कल ये हो रही है कि जब दिल्ली में घटना घटी तो अमित शाह थे कहां, क्या पटना थे या दिल्ली थे, क्योंकि मीडिया ने ये नहीं बताया कुछ भी। और मीडिया पर तो लोगों का आज भरोसा ही उठ गया। संतोष जी, जो दिल्ली की घटना की जो रिपोर्टिंग हुई और जो यूट्यूब पर बैठे पत्रकारों ने की, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। फिर कुछ हम और आप जैसे लोगों ने की, उसमें दोनों में अंतर था। कई चीजें सामने आई, जैसे
गाड़ी के मालिकाना हक में एक हिंदू का भी नाम आया, उसे मीडिया पी गया एक वर्ग ने उसी पर स्टोरी की। हमने सबके नाम बताए, हमने कहा एक मुसलमान भी था, एक हिंदू भी था, सब थे, और गाड़ी कई जगह बिकी। लेकिन इस सब के बावजूद क्या आज की इस दिल्ली की घटना का बिहार के चुनाव पर तो हमको असर पड़ता दिख नहीं। लोगों के वोटिंग के उत्साह में कमी दिख नहीं रही, हमें लग रहा है कि उत्साह बढ़ता दिख रहा है। इस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए, उत्साह में कमी नहीं दिख रही, उत्साह बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। भूटान की धरती पर जाकर प्रधानमंत्री का ये बयान आना मतलब ये सीधा बता रहा है कि बिहार के चुनाव में भाजपा को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। दो तीन चीजें हमें समझनी होगी। सिर्फ जनता दल यूनाइटेड में ही खलबली नहीं बची हुई है। अगर राजनीति में कोई नेता कहता है कि मुझे पद का कोई लालच नहीं है, तो मान लीजिए कि उससे बड़ा कोई लोभी नहीं। अगर राजनीति में कोई नेता कहता है कि अब मैं उस अमुक नेता से गठबंधन नहीं करूंगा, याद है आपको अमित शाह ने कहा था कि नीतीश बाबू आप सुन लीजिए, एनडीए गठबंधन के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। वही नीतीश कुमार का स्वागत अमित शाह खुद करते हुए नजर आए थे एनडीए गठबंधन में। तो तेजी से कैसे घटनाक्रम घट रहा है। अमित शाह का पहले बयान देना कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक करेंगे, राजीव रंजन सिंह का उस बयान का समर्थन करना जेडीयू के नेता होने के बावजूद, फिर उनके बयान से थोड़ा सा पलटना जब उनको लगा कि नुकसान हो गया। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में अगर राष्ट्रीय नेताओं की बात करूं, बिहार प्रदेश के नेताओं की बात छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय नेताओं की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अहम मेंबर और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में तकनीकी रूप से दूसरे नंबर और व्यवहारिक रूप से तीसरे नंबर के मंत्री माने जाने वाले राजनाथ सिंह ने खुलकर सिर्फ इतना कहा कि बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बीजेपी के अंदर भी एक खलबली मची हुई है, और जिस तरह बतौर गृह मंत्री अमित शाह लगातार फेल होते जा रहे हैं, बीजेपी के अंदर भी एक आंतरिक संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ दूसरे चरण के मतदान के दिन सुबह से ही नीतीश कुमार का सक्रिय हो जाना। देखिए, नीतीश कुमार पहले अपने खेमे को मजबूत करना चाहते हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल एक धुरंधर नेता माने जाते हैं, घाघ नेता माने जाते हैं बिहार की राजनीति के। तो उनको पता है कि बाहर वालों से लड़ना है तो पहले अपने घर को मजबूत कर लो। तो अपने घर को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो अपने जिन पर सबसे ज्यादा शक था, देखिए संजय झा क्या है, राज्यसभा के है, कोई बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है, लेकिन राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह भूमिहार नेता है, जनाधार है। और नीतीश कुमार ये उनको समझाने गए होंगे कि भैया बीजेपी में तो पहले ही बहुत सारे भूमिहार नेता भरे पड़े हैं, अभी तो चलिए तुम्हारी तारीफ होती है, कल को चले जाओगे तो गिरिराज सिंह पसंद करेंगे क्या। भूमिहार नेताओं की तो भरपूर भरमार है। तो ये सोच लो कि उधर जाना है तुम्हें या इधर रहना है, ये सोच लो। और मंत्री कुछ ही समय के लिए बनाएंगे, जब सदस्यता खत्म हो जाएगी उसके बाद बीजेपी पूछेगी भी नहीं। और इलाके में जाओगे कैसे, मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, अनंत सिंह मेरे साथ है, अब मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो अनंत सिंह भी इस्तीफा दे देंगे, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा, अगली बार लोकसभा का चुनाव जीत पाओगे। तो वो अपने घर को मजबूत कर रहे हैं, और इसलिए वो अपने लोगों के साथ, अपने नेताओं के साथ लल्लन सिंह के घर गए, फिर प्रदेश कार्यालय गए। और इस बीच में दो खबरें बड़ी पुख्ता आ रही है। मैंने क्यों कहा कि नेता जो बोलते हैं वो तो खबर होती है, लेकिन नेता जो बोल के जिस बात को छुपा लेते हैं वो एक बड़ी खबर होती है। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव से पहले जानबूझकर लालू यादव से एक बयान दिलवाया गया है, या लालू यादव ने एक बयान दिया, बिल्कुल अमित शाह वाले स्टाइल में। जब लालू यादव से नीतीश कुमार के बारे में पूछा गया, तो जो लालू यादव पहले कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद है। यानी लालू यादव ये कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार की महागठबंधन यानी विपक्षी इंडिया गठबंधन में वापसी की कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब आप जान लीजिए, इसका मतलब है कि इशारा कर दिया है लालू यादव ने, बड़े भाई ने। और नीतीश कुमार को लालू यादव से बेहतर कौन जान सकता है, और लालू यादव को नीतीश कुमार से बेहतर कौन जान सकता है। तो जब ये बयान है कि अब हम नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अब हम नीतीश कुमार के संपर्क में भी नहीं है, जबकि कई बार खबरें आई कि बैकडोर चैनल से बातचीत हो रही है, तो लालू यादव के इस बयान के दूसरे मतलब मायने समझिए कि कुछ न कुछ तो बिहार की राजनीति में होने वाला है। और वैसे भी अगर नीतीश कुमार एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरते हैं, क्योंकि इस बार के चुनाव में दो तीन चीजें अभी मुझे जहां तक साफ आ रही है, बीजेपी की सीटें घटेंगी, राष्ट्रीय जनता दल की भी सीटें कुछ घट सकती है, हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि बढ़ेगा। लेकिन नंबर वन की लड़ाई है, तो नंबर वन यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन बनेगी। और अगर नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं भी बन पाते, दूसरे नंबर की पार्टी भी बन जाते हैं,
तो भी वो जिस गठबंधन में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, उस गठबंधन के साथ सरकार बनाना ज्यादा पसंद करेंगे। और एक बात और निकलकर सामने आ रही है, नीतीश कुमार मजबूत घेरेबंदी क्यों कर रहे हैं? डर क्या सता रहा है? डर ये सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर जाए और वो दावा जताने जाए उससे पहले ही राज्यपाल राजभवन जो है वो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दे, क्योंकि राज्यपाल अपना है, राजभवन बीजेपी का है। तो अगर बीजेपी को राज्यपाल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर बन जाती है, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देगी, तो फिर आपको पता है किस तरह का खेल खेला जाएगा। दलों को तोड़ा जाएगा, विधायकों को खरीदा जाएगा, किसी भी तरह से बहुमत साबित करने की कोशिश की जाएगी। तो नीतीश कुमार पहले अपने घर को मजबूत करना चाहते हैं और इतनी तैयारी कर लेना चाहते हैं कि 14 नवंबर को जैसे ही नतीजा आए, वो सबसे पहले राज्यपाल तक ये संदेशा भिजवा दे कि मैं सरकार गठन को तैयार हूं, और अपना वो दावा पेश कर दे, चाहे बीजेपी के विधायकों के समर्थन से, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों के समर्थन से। तो वो दोनों ही पक्षों पे घेरेबंदी कर रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार, कांग्रेस के कुछ नेता थोड़े से सुस्त होते हैं। गोवा में हमने देखा, दिग्विजय सिंह गए, बीजेपी की तरफ से गडकरी को भेजा गया, गडकरी ने सरकार बनवा दी। लेकिन क्षेत्रीय दल होने के नाते जनता दल यूनाइटेड को भी ये पता है, राष्ट्रीय जनता दल को भी ये पता है कि बीजेपी राजभवन का कैसे इस्तेमाल करेगी, और अगर बीजेपी राजभवन का इस्तेमाल करके सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, तो फिर उन दोनों दलों के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेगी। इसलिए पर्दे के सामने लालू यादव कह रहे हैं कि नहीं, गठबंधन की कोई संभावना नहीं है, हम संपर्क में नहीं है, जबकि संपर्क में है। और पर्दे के सामने आकर नीतीश कुमार अपने राजनीतिक दल के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जैसे ही नतीजा आए तो जनता दल यूनाइटेड एकजुट होकर तुरंत फैसला करे और उसमें किसी भी तरह का किंतु परंतु ना हो। क्योंकि जब आप बड़ी लड़ाई लड़ते हैं तो आपकी अपनी सेना में अगर कंफ्यूजन की स्थिति होगी, ऊहापोह की स्थिति होगी, तो आप उस लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे। तो दूसरे चरण का मतदान, नतीजा फिलहाल नहीं आना, नतीजा 14 नवंबर को आना है, मतगणना 14 नवंबर को होगी। और अगर बहुत टफ फाइट हुई तो 2, ढाई, 3 बजे तक मामला क्लियर हो जाएगा। और अगर क्लियर कट एक जनादेश बिहार की जनता देती है, तो फिर आप मान लीजिए कि 12 बजे तक ही तस्वीर साफ हो जाएगी। और उसी 12 बजे तक अगर तस्वीर साफ हो जाती है, तो 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं? वो मुख्यमंत्री बनने की अपनी संभावना को कैसे पुख्ता करेंगे, उसकी रणनीति तय करने के लिए नीतीश कुमार आज यानी 11 नवंबर को ही एक तरह से सक्रिय हो गए। निश्चित जी। यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो मेरे पीछे ये आपको लाइन दिख रही है, ये क्यों है? सीमांचल में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज क्यों है? लोगों को डर है, अगर वोट नहीं डाला तो अब की बार ये कह के वोट न काट दिया जाए कि आप तो वोट ही डालने नहीं गए थे, आपको वोट रखने से क्या फायदा, आप तो पिछली बार वोट डालने नहीं गए, तो ये और जुड़ जाए। वोट कटने के भय ने वोट प्रतिशत बिहार में बड़ी तादाद में बढ़ा दिया है और सीमांचल में भयंकर वोटिंग हो रही है। वोट कटने के डर से बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी के मुद्दे का अब असर साफ साफ दिख रहा है। पहले चरण में दोपहर 1 बजे तक 42.31% मतदान हुआ था और दूसरे चरण में 1 बजे तक 47.62% हो गया। यानी दूसरे चरण में 1 बजे तक 5.31% मतदान हुआ ज्यादा। संतोष जी, बड़े ध्यान की और काम की बात है, 5.31% मतदान ज्यादा हो गया। अभी घंटा आधे बचे हुए हैं, क्योंकि 7 बजे शुरू हुआ है, 6 घंटे हो गए या 5 घंटे बाकी है। अगर इसका डेवड़ा कर दें तो ये 8% वोट होता है, और अगर 65% में 8% जोड़ते हैं तो 73%, जो अभी आप जिक्र कर रहे थे कि ये मतदान 75% तक पहुंचने के आंकड़े दिख रहे हैं। लोगों में भयंकर डर बैठा हुआ है कि कहीं वोट डालने नहीं गए तो अगली बार यही कह के काट दें कि तुम वोट डालने नहीं आए थे। आज लग रहा है वोट चोरी का असर पूरे बिहार में आज दिख रहा है भैया। मैं बड़ी गहराई की बात कर रहा हूं आपसे। बिल्कुल, वोट चोरी का असर ही नहीं दिख रहा, राहुल गांधी के मुद्दे का असर ही नहीं दिख रहा, बल्कि सीमांचल के जो 4 जिले हैं, मैं मोटे तौर पर बता देता हूं, अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि आप पूर्णिया में वोटिंग कितनी हुई है 1 बजे तक? 50% के लगभग, 49.63। उसके बाद आप आगे आ जाइए, किशनगंज में कितनी वोटिंग हुई है? 52% के लगभग हुई है शिव जी। 51.86% वोटिंग हुई है
ये 1 बजे तक का वोटिंग का आंकड़ा है। कटिहार में 49% के लगभग वोटिंग हुई है, यानी 48.50% वोटिंग हुई है। और अररिया में आ जाइए, अररिया में 47% के लगभग वोटिंग हुई है, यानी 47 से 51 के बीच में जो है इन सीमांचल के 4 जिलों में वोटिंग हो रही है। ये सीधे सीधे बता रहा है कि भाजपा का सूर्य बिहार की राजनीति में इस बार अस्त होने की संभावना प्रबल हो गई है। और अगर नीतीश कुमार चाह ले, अगर नीतीश कुमार मन बना ले, अगर नीतीश कुमार फैसला कर ले, तो सत्ता से भाजपा की विदाई बिहार की राजनीति में तो तय है। और फिर बिहार में जो नया समीकरण बनेगा, जिस नए समीकरण या इंडिया गठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी हमेशा अपनी आदत के मुताबिक उनको परेशान तो करेंगे। नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझते हैं। तो फिर उनकी दूसरी लड़ाई होगी कि बिहार से तो बेदखल कर दिया, दिल्ली से भी बेदखल कर दिया जाए। और अगर ये खतरा न होता तो अमित शाह इतने दिनों तक पटना में डेरा डाल के नहीं बैठे, सीसीटीवी बंद करवा दिए नहीं जाते। तेजस्वी यादव ने तो आरोप लगाया कि वो अधिकारियों को फोन करके धमका रहे हैं, कई अधिकारियों को स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, उनको वोटिंग में गड़बड़ी करने का आदेश दिया जा रहा है। और आज भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ एफआईआर भी करवाई है चुनाव आयोग को मजबूरी में, क्योंकि वीडियो सामने आ गया था। कई जगह चुनाव को प्रभावित करने की बात कही जा रही है, कई जगह जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो खुद ही वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के वीडियो तस्वीरें आना, लेकिन अधिकारी इसके बारे में तेजस्वी यादव को भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब बिहार के नौकरशाहों को ये लग रहा है कि माहौल बदल गया है। अब नई सरकार में मैं आपको एक बात पर रोक रहा हूं, बड़ी गंभीर मेरे दिमाग में आ गया पॉइंट, मैंने कहा फिर भूल न जाऊं। संतोष जी, 9 बजे तक जो मतदान हुआ था वो 14.55% था। 9 बजे तक जो मतदान हुआ वो 14.55% था। 11 बजे जो मतदान हुआ वो 31.32% था, यानी 17% मतदान बढ़ा। और अब जो 11 बजे से 1 बजे के बीच का आया है आंकड़ा, ये मतदान 31 से सीधा 47 पहुंचा, यानी फिर 15% का इजाफा है। 31 से सीधे 48 के लगभग पहुंच गया, तो 17% का इजाफा हो गया यहाँ पे। 17% का। अभी एक आंकड़ा आएगा 3 बजे, अभी एक आंकड़ा आएगा 5 बजे, और अभी एक आंकड़ा आएगा अंतिम 6 बजे, यानी 3 आंकड़े अभी आने बाकी है। अगर हम इन दोनों आंकड़ों में, उसके बाद एक आंकड़ा चुनाव आयोग कल सुबह भी जारी करेगा, वो जो बात की स्ट्रॉन्ग रूम बात में, रह गई। जो स्ट्रॉन्ग रूम में जो वो, सीसीटीवी वो, बंद हो जाएंगे, पिकअप वैन पहुंचेगी। वो बात की बात। अब इन दोनों में अगर हम एक आंकड़ा इसी को ले लें 15% को, और एक आंकड़ा सुबह वाला ले लें 12% को, तो 27% बढ़ता है। और 1 घंटे में हम 5% का आंकड़ा ले लें, सिर्फ अंतिम घंटे में 10% ही होता है हर वक्त। तो ये वोट तो कहां पहुंचेगा? क्या 80% भी क्रॉस करेगा इस बार? बड़ी गंभीर। मैं वही कह रहा हूं, जिस पैटर्न पे वोटिंग सुबह से लेकर 1 बजे तक चला है, अगर इस पैटर्न पे ही वोटिंग होगी तो 80% के आसपास पहुंचेगा। लेकिन अगर ये कम भी हो जाएगा तो भी 70 से ज्यादा होगा, यानी बिहार के विधानसभा चुनाव या बिहार के चुनावी इतिहास में इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग। और अब इसको बम्पर वोटिंग नहीं कह सकते, भारी मतदान नहीं कह सकते, जोरदार मतदान नहीं कह सकते, इसको ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ मतदान कहेंगे। और हम बड़े विस्तार से स्टोरी बता चुके हैं कि 5% से ज्यादा का शिफ्ट होना, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, ये बिहार में एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत होती है। तो इस बार एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत आप देख सकते हैं, क्योंकि बिहार जो संदेशा देगा, बिहार जिस तरह का मैसेज देगा, बिहार जो राजनीतिक जनादेश देगा, वो बिहार की राजधानी पटना के राजनीतिक समीकरण को तो बदलेगा ही, लेकिन वहां से 1000 किलोमीटर दूर बैठे दिल्ली लुटियन जोन में जो प्रधानमंत्री का आवास है, 7 लोक कल्याण मार्ग, और जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जहां प्रधानमंत्री का कार्यालय है और दिग्गज मंत्रियों के कार्यालय है, वहां का समीकरण भी बदलता हुआ नजर आएगा। राजनाथ सिंह का खुलकर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की दावेदारी और उम्मीदवारी के समर्थन करने को आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी में भी कई तरह की लॉबी नजर आ रही है। और हमने विस्तार से बताया दिल्ली विस्फोट के बाद भी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से पार्टी की कमान तो चली गई, सरकार की कमान भी एक तरह से जाती हुई नजर आ रही है। तो अगर पटना गया, यानी बिहार की राजनीति में अगर विदाई हो गई और दिल्ली की राजनीति में सरकार गिरने की नौबत आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो घमासान है वो भी निकलकर सामने आ जाएगा। याद कीजिए, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या भाजपा हो, जब उनको लगा
कि अटल बिहारी वाजपेयी अब सत्ता नहीं दिला सकते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी बड़े खामोशी से 2005 के बाद खुद ही सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। ध्यान रखिएगा। जब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ये लगा कि अब लालकृष्ण आडवाणी सत्ता नहीं दिला सकते हैं, तो कितनी खामोशी से उनको बेइज्जत करके घर बिठा दिया गया। तो अगर इसी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लगेगा कि अब नरेंद्र मोदी भी सत्ता दिलाने की हैसियत में नहीं रहे, तो बड़ी मुश्किल से खामोशी से इनको बिठा दिया जाएगा। लालकृष्ण आडवाणी को तो दिल्ली में जानने वाले बहुत सारे लोग थे। संघर्ष उन्होंने किया था, तो पार्टी में 2-4 लोग नमस्ते करने पहुंच जाते हैं। मजबूरी में ही सही जन्मदिन की बधाई देने के लिए नरेंद्र मोदी को भी पहुंचना पड़ता है। अब सोचिए, जन्मदिन की बधाई सुबह दी जाती है, नरेंद्र मोदी जानबूझकर कोई ऐसा कार्यक्रम तैयार कर लेते हैं कि दिन में वो दिल्ली से बाहर होते हैं, देर शाम को जाकर वो लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, जबकि उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्हें जल्दी सोने की सलाह दी गई। तो नरेंद्र मोदी साहब का क्या हाल होगा, ये भी आप समझ लीजिए। तो बिहार की राजनीति, बिहार का यह विधानसभा चुनाव सिर्फ मुख्यमंत्री तय करने का चुनाव नहीं है, यह प्रधानमंत्री की कुर्सी हिलाने वाला चुनाव है और देश में नए तरह के राजनीतिक समीकरण बनाने वाला चुनाव है। और अगर राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस ने इसको ढंग से टैकल किया, राहुल गांधी ने इसको ढंग से टैकल किया और सोनिया गांधी की चली मल्लिकार्जुन खड़गे की रणनीति कामयाब हुई, तो इस नए राजनीतिक समीकरण का केंद्र बिंदु कांग्रेस हो सकती है। और अगर कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह राहुल गांधी टाल मटोल करते रह गए, राहुल गांधी को कहा गया कि आप बात कीजिए, नायडू से बात कीजिए, नीतीश कुमार से, वो इस तरह से अगर टाल देंगे, तो फिर कई तरह की संभावनाएं निकलकर सामने आ जाएगी। ध्यान रखिए कि मौका मिल रहा है इस देश के सबसे बड़े मुख्य विपक्षी दल को, लेकिन इस मौके को राहुल गांधी अपने हाथ में लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। सोनिया गांधी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत सक्रिय तो नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी की बात क्या राहुल गांधी मानेंगे या नहीं मानेंगे? और क्या इस देश में जो एक गलती किसी जमाने में हो गई थी कांग्रेस पार्टी से जगजीवन राम को प्रधानमंत्री ना बनाकर, तो क्या अब वो एक दलित नेता यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक वैकल्पिक सरकार का निर्माण करेगी, जिस वैकल्पिक सरकार में अखिलेश यादव भी मंत्री हो, जिस वैकल्पिक सरकार में नीतीश कुमार भी मंत्री हो, क्योंकि फिर बिहार में भी सत्ता बदलने की बात होगी। और जिस वैकल्पिक सरकार में आप एक-एक करके गिनते रहिए कि चूंकि अनुभव दिलाना है, तो उद्धव ठाकरे के बेटे जो है आदित्य ठाकरे, वो भी मंत्री हो सकते हैं। देश के कई राज्यों में जो विपक्षी राजनीति की जो धुरी बने हुए हैं, वो भी उस सरकार में शामिल हो सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू भी सरकार का हिस्सा हो सकते हैं, अपने बेटे नारा लोकेश को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर। कई अन्य राजनीतिक दल भी शामिल हो सकते हैं। नीतीश ऐसे करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ये तभी साकार होगा जब राहुल गांधी भी अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लेते हुए नजर आए, जब कांग्रेस पार्टी भी अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लेते हुए नजर आए। क्योंकि एक बात मैं बिल्कुल साफ कर देता हूँ, ये बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि यूट्यूबर की भी एक प्रजाति है राहुल गांधी पीएम, राहुल गांधी पीएम। अगर कांग्रेस पार्टी को, हालांकि अभी तो आने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर 400 सीटें भी आ जाएगी, तो भी राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते हैं। तो कांग्रेस के हाथ में एक बेहतरीन मौका होगा मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सरकार बनाने का, ताकि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में मजबूत हो। और भारतीय जनता पार्टी ने जो इस देश के सिस्टम को, चाहे वो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग हो या माफ कीजिए माफी के साथ, चाहे वो संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट हो या इस देश के अन्य सरकारी मशीनरी को जो त्रस्त करके रख दिया है, जो तहस नहस करके रख दिया है, उसका एक तरह से पुनर्निर्माण किया जाए, ताकि एक वैकल्पिक सरकार के जरिए देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को देश में लाकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और देश के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। और चंडीगढ़ में जो कैमरे के सामने वोट बदलते हुए नजर आ रहे थे ना मसीह साहब, उन पर भी मुकदमा चलाया जाए। उनको तो आजीवन कारावास की सजा देनी चाहिए, क्योंकि उसमें छुपाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो सीधे सीधे वीडियो एविडेंस है, उसके बाद भी कुछ चाहिए आपको? ये तमाम चीजें तय करनी है। तो अब देश के विपक्षी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर फैसले करने होंगे, बड़े फैसले करने होंगे। नीतीश कुमार तो सक्रिय हो गए, या बाकी राजनीतिक दल सक्रिय होंगे या नहीं, इसका इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, आपने जो जानकारी दी है दर्शकों तक पहुंचे, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। और दर्शक भी समझें कि आखिर क्यों हो रहा है बम्पर और ऐतिहासिक वोटिंग बिहार को। कोई तो कारण होगा, कोई तो नाराजगी होगी या कोई खुशी होगी, ये आने वाला 14 नवंबर बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत